जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत और व्यवहार, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकली विकेंद्रीकरण क्या है। यह टॉपिक न केवल आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि कहीं भी शक्तियां जब एक रूप में केंद्रित होती है तो उनके छोटे स्तरों में बांट देना या अपने से अधीनस्थों को शक्तियों का बंटवारा कर देना। इसका तात्पर्य है कि अगर देश की सत्ता या प्रशासनिक व्यवस्था किसी उच्च स्तर से निम्न स्तर के जो अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं उनको प्रत्यायोजित कर देना, उसका विभाजन कर देना, इस प्रकार से जो कार्य है वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। जब एक व्यक्ति काम करेगा तो दिक्कत आएगी, और जब वो अपने कार्यों का विभाजन कर देगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से अगर वो कार्यों का विभाजन करेगा तो आपके यहाँ पर कई चीज़ें हो जाएगी, और कार्य अगर ठीक प्रकार से होगा तो देश तरक्की भी करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी बात कर रहे हैं कि प्रशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है और उसकी विशेषता क्या क्या होती है। अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे तो सबसे ऊंचे स्तर पर राष्ट्रपति, उसके बाद और लोगों में, फिर मंत्रियों में, फिर अन्य विभागों में बंटवारा हो जाता है। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रशासन में किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1 है राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय करना कि शासन की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम होंगे वो कैसे होंगे और किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे। सेकंड है जो भी निर्धारित दायित्व हैं किसी भी विभाग के, किसी व्यक्ति के, उनको पूर्ण करने के लिए जो भी इकोनॉमिक फंड्स होते हैं या आर्थिक संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। और थर्ड है प्रशासनिक दृष्टि से, उसमें ये बताया गया है कि बिना किसी उच्च हस्तक्षेप के अपने कार्यों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और व्यावहारिक आयोजन का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसमें एक ऐसी धारणा समाहित है जो कि जो भी शासन है उसके फंक्शंस और उसके जो डिसीजंस है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। और यह धारणा क्या है कि जो उच्च स्तर है उससे नीचे के स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जो विभाग होंगे, उसमें सत्ता का हस्तांतरण या विकेंद्रीकरण करता है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कार्य करता है। अब है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है इसकी विशेषताओं को किस प्रकार से व्यक्त किया जाए। नंबर 1 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोगों को अपनी ही सरकार के प्रबंध में सहभागिता का तात्पर्य होता है कि आपको कार्य करने के अधिकार प्राप्त हो पाए तो वो देता है। सेकंड है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसकी प्रक्रिया शक्तियों के लंबवत हस्तांतरण का आग्रह करती है। लंबवत हस्तांतरण की बात कैसी होती है कि एक तो आपके हस्तांतरण होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। तो ये वर्टिकल की बात करती है, वर्टिकल में ऊपर से नीचे की ओर। थर्ड है इस प्रोसेस में जो भी अथॉरिटी है वो निम्नतम इकाइयों को प्राप्त होती है और उसके उपयोग में उन्हें सारी जो भी सुविधाएं होती है वो प्राप्त होती है। फोर्थ है इस प्रक्रिया में जो सत्ता विकेंद्रीकृत की जाती है उसका उपयोग जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राजा महाराजाओं के जैसे कार्य किए जाए, मतलब जनता द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचित हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तो दोनों में से कोई भी मोड हो सकता है और इन मोड के द्वारा निर्वाचित सत्ता है वहीं पर विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं। यदि वो निर्वाचित नहीं है तो विकेंद्रीकरण तो हो जाएगा लेकिन वास्तव में वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। फिफ्थ है इस प्रक्रिया में विकेंद्रीकृत सत्ता का उपयोग निर्धारित निकाय के सदस्यों या समिति के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। यदि सत्ता का उपयोग एक व्यक्ति में अगर हम समाहित कर देते हैं तो वास्तव में हम जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, जो इसके एम्स हमने रखे थे, वो वास्तव में कभी भी पूरे नहीं होंगे। सिक्स्थ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह राजनीतिक सिद्धांत एक सीमा तक
निम्न स्तरीय संस्थाओं के जो दैनिक कार्यकरण है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके हस्तक्षेप को निषेध करता है, प्रोहिबिशन करता है। इसके अलावा जो सैद्धांतिक तौर पर तो ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में निम्न स्तरीय संस्थाओं पर उच्च स्तरीय संस्थाओं का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम वास्तव में बात करेंगे तो ये नियंत्रण पाया जाता है। इस नियंत्रण के बिना कार्य करना पॉसिबल नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से कनेक्टेड है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की अवधारणा दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची है, पूरक है। दोनों का एक दूसरे के बिना कहीं भी कोई कार्य नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों में अंतर केवल इतना सा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जहां राजनीतिक अवधारणा कही जाती है, वहीं पर अगर हम स्थानीय स्वशासन की या शासन की बात करते हैं तो वो पूरा एक संस्थागत रूप होता है। जैसे अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं, नगरीय संस्थाओं की बात हम यहाँ पर करते हैं, इस प्रकार से ये होता है। नेक्स्ट है कि जो भी अब यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो ये संस्थाएं कार्य करती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। यह अवधारणा स्थानीय स्वशासन शासन की इकाइयों के अधिक प्रजातांत्रिकरण, अधिक सत्ता, अधिक दायित्व और पहल और प्रतिनिधियों के प्रबंधन में और अधिक स्वायत्ता के उपयोग का आग्रह ये करती है। इसके अलावा ये संस्थाएं जितनी भी है वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। सेकंड, इन संस्थाओं को शक्ति और दायित्वों का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। थर्ड है, इन संस्थाओं को योग्य बनाने के लिए उत्तरदायित्वों के निर्वाह को निभाया जाना चाहिए। और फोर्थ है कि इन संस्थाओं को समस्त विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का दायित्व भी प्रदान किया जाना चाहिए। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का कब प्रारंभ हुआ। इस योजना का उद्घाटन देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा कहाँ किया गया था, स्टेट राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट नागौर में, और डेट है वो है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को ये किया गया, इसे लागू किया गया। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले कहाँ किया गया, तो राजस्थान में, और अप्लाई किसने किया, आंध्रा ने किया। मेहता समिति के द्वारा सुझाया गया जो ढांचा था वो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक थे उनके लिए सुझाया गया था। और वो उन्होंने क्या बताया था, बलवंत राय मेहता ने, उन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे की बात की थी। नंबर 1 है ग्राम स्तर पर, गांव में उन्होंने कौन सा बताया, पंचायत समिति। खंड या ब्लॉक स्तर पर उन्होंने पंचायत समिति, पहले में ग्राम पंचायत, दूसरे में पंचायत समिति, और जिले पर उन्होंने जिला परिषद की बात कही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जहां आवश्यक न हो सेकंड वाला स्तर न रखा जाए, अगर आवश्यक नहीं है तो न रखा जाए। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कार्य किया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नए पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम सभा और वार्ड सभा की यहाँ पर बात होती है। 73वें जो संवैधानिक संशोधन किया गया उसमें इसको चेंज किया गया। वर्ष में इसकी न्यूनतम 2 बैठकों के माध्यम से ग्राम सभा से अपेक्षा की गई कि वह ग्राम स्तर पर निर्वाचित इकाई ग्राम पंचायत की वर्ष भर की कार्यसूची एजेंडे का निर्धारण करे और बीच में इसकी उपलब्धियों का आकलन भी वो करते रहे, अंत में इसकी समीक्षा भी करे। इस प्रकार से जो ग्राम सभा है वो ग्राम स्तर पर और धरातलीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपकरण के रूप में सामने आई और सीधा ये यहाँ पर कार्य करने लगी। व्यवहार में जो भी विकृतियां आई वो क्या क्या रही, यहाँ पर कई विकृति आई। बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दी, उनकी मान्यता थी कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित कर दिए जाने से प्रशासन की कुशलता में ह्रास हो जाएगा। उनकी ये भी मान्यता थी कि प्रशासन की कुशलता की अवनति इन संस्थाओं के संस्थागत और संगठनात्मक विकृतियों को दूर कर दिए जाने से समाप्त भी हो जाएगी। इस प्रकार से जो समिति है उन्होंने निम्न सुझाव दिए। आगे वो ये भी बताती है समिति कि किस प्रकार से इन कार्यों को किया जाना चाहिए, कौन कौन सी विकृति आएगी। नंबर 1 है मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसकी योजना क्रियान्वित किए जाने से प्रशासन की कुशलता में ह्रास हो जाएगा क्योंकि इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। सेकंड है
इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार फैल गया है, इसलिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो भी इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएंगे। थर्ड है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो पंचायती राज की योजनाएं हैं वो क्रियान्वित होने से समय समय पर होने वाले पंचायती राज चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सौहार्द का सामान्य वातावरण है वो नष्ट हो जाएगा। फोर्थ है कि पंचायती राज की योजना को मेहता समिति के प्रतिवेदनों से जो अपेक्षा की गई थी उसमें भी वास्तव में शिथिलता दिखाई गई, उसको पूर्ण नहीं किया गया। इसमें दे रखा है कि राज्य सरकारें क्या करेगी, पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं या जो संस्थाएं उनका जो चुनाव है वो समय पर नहीं कराती है। जो चुनाव 5 वर्ष में होने चाहिए वो 3 वर्षों की अपेक्षा कई बार 13 वर्षों तक भी नहीं कराए गए। सेकंड है, समस्त राज्य सरकार इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके पास फंड्स बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की जो योजनाएं प्रस्तुत की गई थी वास्तव में उसको धरातल पर नहीं अपनाया गया। सिक्स्थ है, पंचायती राज की संस्थाओं को ग्रामीण अंचलों में विकास का वाहक बनाया जाना था, लेकिन वास्तव में ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। सेवंथ है, पंचायती राज संस्थाओं को उत्तरदायित्व का जो आत्मबोध होना चाहिए था वास्तव में वो नहीं हो पाया। एट्थ है कि पंचायती राज की संस्थाएं निष्क्रिय रही, उन्होंने ठीक प्रकार से अपने कार्य नहीं किए, वे उदासीन ही बनी रही। नाइन्थ ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहकारिता के माध्यम से स्वावलंबन किया जाना था वो वास्तव में नहीं हो पाया। 10th है कि संविधान में जो परिकल्पना दी गई थी सामाजिक न्याय की वास्तव में उसको पूरा नहीं किया गया। 11th में है कि 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था इनमें सुधार के लिए, लेकिन वास्तव में उनमें भी कई कमियां आई। 11th में कह दिया गया है कि निर्वाचित सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में जनता ने जो अपेक्षाएं की थी वो वास्तव में उनको कोई अधिकार शक्तियां प्राप्त ही नहीं हुई। है उनके पास जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में जन आकांक्षाओं के अनुरूप दायित्वों का निर्वाह के लिए जो कार्यालय वगैरह होने चाहिए थे, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वास्तव में वे सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाई। इस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो प्रयास किया गया था वास्तव में वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि वर्तमान में जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है उससे पंचायती राज संस्थाओं या नगरीय जो संस्थाएं हैं उनमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।